सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम माधवैया, मैं जोधपुर के देसुगुलाम आसरभाई गांव से निवासरत हूँ और अभी हाल ही की भर्ती 2018 हीट में सेलेक्टेड हूँ और हाल फिलहाल मैं लॉर्ड ब्लॉक की राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजयाताल संदर नगर में कार्यरत हूँ। मेरे एक मित्र है कन्हैयालाल जी गोयल, उन्होंने मतलब एक आग्रह किया था कि आप अपना एक वीडियो बना के भेजिए जिसमें आपने किस प्रकार तैयारी की है, रीड की कैसे की है। तो उनके आग्रह पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने लिखा है खुद का परिचय। खुद का परिचय मैं बता दूँ, मेरा नाम माधुदेव, मैंने पहले बता चुका हूँ। मैं जोधपुर के देसू ब्लॉक से आसरली गांव से बिलोंग करता हूँ और मेरा भी एक सामान्य सा परिवार है और घर में कोई सर्विस में है नहीं। पिताजी सिलाई करते हैं और घर बार में सब में भाई वगैरह पढ़ते हैं। माता जी है वो गृहिणी का काम करती है, विशेष कोई ऐसा अलग से है नहीं। मैं आपको बता दूं कि रीड में मेरे 127 अंक थे और मेरी राज्य स्तर पर 108 रैंक थी। बाद में रिस्पल में मेरी ये 72 यानी 72 रैंक हो गई थी और डिस्ट्रिक्ट में मेरी ये जोधपुर में 13 रैंक थी। और मैंने तैयारी के लिए कोई विशेष ऐसे नहीं किया। मेरा सीधा सफर ये है कि 2015 में मैंने 12वीं उत्तीर्ण की। 12वीं उत्तीर्ण के बाद में मेरे खास गुरु जी थे, उन्होंने ये सलाह दी कि आप एचएससी कर लो तो बेहतर रहेगी। मेरे 12वीं में 84% थे। उसके बाद मैंने एसटीसी करने का निश्चय किया और एसटीसी भगवान के पास नंबर आ गया पहले में 12 में। उसके बाद मैंने गंगानगर डाइट से एसटीसी कर ली और 2017 एसटीसी क्लियर होते ही मतलब भर्ती आने के चांस लग रहे थे कि रीड की भर्ती आ जाएगी। तो मैं जोधपुर शिफ्ट हो गया गंगानगर से। जोधपुर जाने के बाद मैंने वहाँ 3 अगस्त 2017 को उत्कर्ष कोचिंग ज्वाइन कर ली और 19 अक्टूबर 2017 तक मैंने कोचिंग की, लगभग 2.5-3 महीना। उसके बाद मैं घर आ गया और घर पर ही मैंने सेल्फ स्टडी की। कोचिंग एक ओनली फॉर अपने को विषय में रुचि पैदा करने का जरिए होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा, मैं ऐसे नहीं कहता कि उसने बहुत अच्छा नहीं पढ़ा, बहुत बढ़िया पढ़ाया नहीं। मैं उस कोचिंग किसी की तारीफ कर रहा हूँ, नहीं उनकी मैं अभी बुराई कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मतलब केवल कोचिंग के भरोसे मत रहना। लगभग मैं देख लो कि 3 अगस्त 2017 से 11 फरवरी 2018 का एग्ज़ाम था, तो मैंने 10 फरवरी 2018 तक कंटिन्यू तैयारी की। उसमें विशेष तो 19 अक्टूबर तक तो मतलब 20 अक्टूबर को दिवाली थी तो मैं एक दिन पहले घर आ गया था। 19 अक्टूबर को मेरी कोचिंग क्लियर हो चुकी थी। कोचिंग के बाद में लक्ष्य की किताब उसको लगातार रिपीट करता रहा और 3-4 बार लगातार लक्ष्य किताब पढ़ी और अलग से मतलब ऐसे नहीं कि भाई बाजार गया जो किताब आगे पढ़ी वो लेके आ गया। ऐसे किताबों से मतलब एक तो क्या है कि अपना मानसिक दबाव बढ़ता है कि यार मैंने ये किताब नहीं पढ़ी, हो सकता है इसमें से कुछ आ जाए, तो ये मानसिक दबाव का जरिए होता है। बाकी ज़्यादा किताबें कुछ नहीं करने वाली होती। और मेरा ये मानना है कि आप जैसी भी तैयारी करो अपने सेल्फ पर ज़्यादा जोर दो। कोचिंग ओनली फॉर अपने को एक रास्ता बताने का जरिए होता है। जैसे गूगल मैप बताता है कि आप उधर जाना है तो इधर मुड़े, वो ओनली फॉर ये कर सकता, गाइडेंस कर सकता है और इससे ज़्यादा मैं कोचिंग को कुछ नहीं मानता। इसके बाद मैं घर आ गया। पर्यावरण के लिए मैं कोई विशेष किताब लाया नहीं। पर्यावरण के लिए ओनली फॉर मेरे एसटीसी में जो फर्स्ट ईयर में एक पर्यावरण किताब थी, उसमें एक जीन पियाजे के सिद्धांत बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया, मैंने उसका यूज़ किया। उसके अलावा मैंने पर्यावरण के लिए जो राजस्थान जीके के लिए तो अलग से मतलब 4-5 क्वेश्चन ऐसे राजस्थान जीके का आते हैं, जो राजस्थान लोक संस्कृति का आते हैं। उसके लिए मैंने अलग से कोई किताब नहीं की, ओनली फॉर राजस्थान अध्ययन जो नमिता सिंह चलती उसका अध्ययन किया। और मतलब पर्यावरण के लिए ज़्यादातर जोर मेरा लक्ष्य पर ही रहा, लक्ष्य के अलावा मेरा जोर किसी भी नहीं रहा। लक्ष्य किताब सबसे बेस्ट है। हिंदी के लिए मैंने एक तो जो आती है नवीन हिंदी व्याकरण जो सोहनदास शरण द्वारा लिखित है, जो पहले अब तो मतलब रचना ऐसा हिंदी व्याकरण कुछ आ गई है,
उस समय वो नवीन हिंदी व्याकरण चलती थी, सोहनदास सारण द्वारा लिखी थे, अपने नवी से 12 तक लगातार मतलब चलती है, उसको पढ़ा था। इसके अलावा हिंदी वास्तव में हिम्मतदान सारण, हिम्मत सिंह जी रत्नू सॉरी, वो पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे मेरे। और उनका मतलब एक कहना था कि हल्का हल्का, यानी कि ज़्यादा जोर मत हो, अपने को ज़्यादा मतलब ऐसे कोई ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है कि आप हर चीज़ में हर शब्द का मतलब ऐसा कोई पुरातत्व विभाग जैसे खोज करता नहीं शब्द कहाँ से आए, ऐसे मतलब डीपली जाने की जरूरत नहीं है। जो अपने को सही है अपने उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा मतलब जोर देने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा कन्हैयालाल जी का एक क्वेश्चन है कि गणित के लिए रणनीति। मैं एक बात आपको बता दूं, गणित मेरी इतनी कमज़ोर है, फिर भी मैंने गणित से बिल्कुल किनारा नहीं किया, मैंने किनारा लगभग कर लिया था कि गणित जो अपना पकड़ का विषय है, जैसे मेरे पकड़ का विषय संस्कृत है, क्योंकि मेरे 11वीं में संस्कृत लिटरेचर था और एसटी में भी संस्कृत थी, तो मैंने ज़्यादा जोर मतलब संस्कृत पर दिया। क्यों नहीं, मैंने सोचा भाई गणित में पूरे अंक नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरे अंक हिंदी और संस्कृत में ले आ सकता हूँ, यानी कि 30 में 30 ला सकता हूँ, जो गणित वाली अंकों की भरपाई वहाँ हो जाए। क्योंकि गणित मतलब इतना डीपली थी, मेरे लिए डीपली थी, डीपली आती नहीं है पहली बात, पर मुझे डीपली लगती थी, तो मैंने ज़्यादा गणित में इंटरेस्ट नहीं लिया। हाँ, एक बात का फ़ायदा ये है कि अभी तक मतलब ऐसा कोई सिस्टम लागू नहीं है रीट में कि आप अनिवार्य नहीं है कि भाई 30 में से इतने अंक लाने ही हैं, चाहे गणित में आप 2 अंक लाओ चाहे कितने भी लाओ, इससे ऐसा कोई नियम लागू नहीं। ये एक बढ़िया अपने लिए उचित पॉइंट है। इसके अलावा गणित में मैंने थोड़ी बहुत तैयारी की थी, कोई विशेष किताब मैं लाया नहीं, और न 6ठी 7वीं 8वीं की गणित की बुक्स मैंने ज़रूर मतलब एक बार देखी थी, उनको एक बार 2 बार मिलाया भी था। जो मेरे अंग लग जाती थी उनको मैं बार बार रिपीट करता था, ताकि जो प्रश्न मैंने एक बार अंग लगे वो तो कम से कम छूटे नहीं। और इसके अलावा गणित में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि 15 नंबर गणित में जो अपने क्या बोलते हैं सैद्धांतिक आते हैं, जिसमें मतलब प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं होती, वो गणित की भाषा शिक्षण विद्या वगैरह, वो बड़ा ही फायदेमंद है। और मेरे गणित में 30 में से 19 क्वेश्चन सही हुए थे, उनमें से 19 में से 15 क्वेश्चन तो ओनली फॉर वे थे जो सैद्धांतिक क्वेश्चन थे, जैसे गणित की भाषा, गणित की प्रकृति, गणित की शिक्षण विद्या, वो थी। और प्रैक्टिकल में से 4 क्वेश्चन सही हो गए, वो मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करता था, उसमें मेरे वो मतलब सेट बैठ गया। बाकी गणित मतलब 2018 वाला आप पेपर देख लेना, रीट में सबसे मुझे भारी लगा, क्योंकि उसमें हर क्वेश्चन के 3-4 चरण होते थे, 1 नहीं 2 नहीं 3-4 चरण होते थे, हर क्वेश्चन में 3-4 चरण होते थे, 3-4 चरणों गुजरने के बाद ही आंसर आता था इसमें। और टाइमिंग का, जिन्होंने भी 2018 का पेपर दिया है उनको सबको पता है कि टाइमिंग कितना महत्व रखती है, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम थी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि गणित के लिए मैंने 45 मिनट रख लिए थे, मतलब बाकी सब मैं ट्यूशन मतलब निपटा चुका था। 45 मिनट ओनली फॉर गणित के लिए रख सके थे। बाकी सिस्टम ये होता है कि 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 मिनट का ही टाइम होता है, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। फिर भी मैंने गणित के 30 क्वेश्चनों के लिए 45 मिनट का समय रखा, उसके बावजूद मेरे गणित में क्वेश्चन सही नहीं हुए। फिर मैं इसे हताश निराश, मुझे पता था मेरे संस्कृत में 80 पकड़ है, गणित हिंदी में 80 पकड़, तो मैं उसकी मार इधर पूरी कर लूँगा। और हुआ ही ऐसे ही। मैंने संस्कृत के लिए विशेष कोई नोट्स वगैरह तो पढ़े नहीं, ओनली पर उत्कर्ष के नोट्स थे। इसके अलावा संस्कृत की जो 11वीं-12वीं किताब चलती है संस्कृत लिटरेचर, उनमें ओनली फॉर व्याकरण की आती है, व्याकरण आती है पीछे ही आती है, अलग से नहीं आती है। वो व्याकरण किताब ले आना, सॉरी व्याकरण किताब क्या, वो लिटरेचर वाली किताब ले आना, वो सबसे बेस्ट रहेगी। उसमें जो ये संद अलंकार वगैरह है वो सब बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाई गई है। और मेरे संद अलंकार तो मेरे गुरुजनों ने 11वीं-12वीं में करा रखे थे और मेरे वो दिमाग में फिट थे, तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ी नहीं। इसके अलावा संस्कृत मेरी मतलब प्रिय विषय रही है, तो संस्कृत में मेरी बढ़िया पकड़ थी। संस्कृत में मेरे रीड में 30 में से 29 यानी 29 क्वेश्चन सही हो गए थे। तो संस्कृत के लिए कोई बोल रहा था कि आप साफल्यम की किताब ले आओ, कोई बोल रहा था वो किताब ले आओ, लघु सिद्धांत कौमुदी ले आओ। ऐसे मतलब डीपली जाने की जरूरत ही नहीं है। संस्कृत हमेशा मैंने देखा है, 2015 वाला भी पेपर देखा है, 2018 वाला पेपर हमेशा ऊपर के क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे नहीं मतलब डीपली क्वेश्चन तो फर्स्ट ग्रेड और प्रोफेसर बनते उनसे पूछते होंगे, बाकी अपने से डीपली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अपने को ओनली फॉर एक अकारांत वाला रूप याद कर लेना, एक अकारांत वाला कर लेना, एक उकारांत वाला कर लेना है,
कि एकारांत वाला करना, जैसे राम है अकारांत का है, लता है वो आकारांत की है। ऐसे मतलब 2-3 अकारांत उकारांत के जो रूप याद कर लेना। बाकी जो सह का रूप है, जो मम का रूप है, अम का रूप है, जो भी ये याद कर लेना। बाकी संस्कृत में ऐसा है कि आप ज़्यादा जोर देने की संस्कृत में ज़रूरत नहीं है कि आप ज़्यादा जोर मतलब महामहिम बन जाओगे संस्कृत की नहीं बढ़ सकती, क्योंकि संस्कृत का कोई माप तो है नहीं, क्योंकि सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत। उसका विशाल भंडार है, वो अपना मतलब उसके अथाह सागर में डूबने की जरूरत ही नहीं है। अपने को जो सही है वो ही ऊपर ऊपर पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि आपने साइकोलॉजी के लिए एक ही करना है आपको कि एक तो किताब आती है पीडी पाठक की किताब आती है, वो थोड़ी टफ होती है, मतलब इतनी ज़्यादा डीप लिखी होती है कि अपने कोई तो काम की चीज़ होती है, मतलब कोई काम की चीज़ होती भी नहीं, अपन मतलब डूब जाते हैं यार, टेंशन में पड़ जाते हैं यार, ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। मैं बता देता हूँ कि मेरे साइकोलॉजी में रीट 2018 में 22 क्वेश्चन सही हो रखे हैं। उसके लिए मैंने जो पढ़ा है मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैंने ओनली फॉर STC फर्स्ट ईयर जो बच्चे और बचपन की किताब आती है और STC सेकेंड ईयर किताब पढ़ी थी एक्स्ट्रा के लिए, और ओनली फॉर लक्ष्य किताब और 2-3 नोट्स थे वो पढ़े थे। साइकोलॉजी में भी यही सिस्टम है कि डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, जो अपने आवश्यकता की चीज़ें हैं वो ही पढ़नी है। ज़्यादा ऐसे नहीं कि मैं साथ वो तैयारी कर लूँ ऐसे होने वाले नहीं है। और ऐसा यदि कर लिया तो आप मतलब डूब जाओगे सागर में। और टाइमिंग का बता दूँ तो टाइमिंग का ये सिस्टम है कि आप टाइमिंग में ज़्यादा डूबने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई कहता है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, कोई कहता है देर रात तक पढ़ो। ये तो अपने जो शरीर पर सूटेबल करता है, अपने माइंड पर सूटेबल करता है वैसा ही करना। किसी की भी सलाह हाँ सुनो, सभी पर करो मन की, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप कोई अपना आपका दोस्त है कि वो जल्दी उठ के पढ़ रहा है, यार मैं नहीं पढ़, फालतू टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना कि अपना माइंड किस समय ज़्यादा स्थिर रहता है, उस घंटों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग लेना। माइंड हो सकता है आप दोपहर में ज़्यादा स्थिर रहे तो दोपहर का उपयोग लो, हो सकता है कि सुबह आपका माइंड ज़्यादा स्थिर रहता है तो उन घंटों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग लो, और हो सकता है कि ऐसा आपका माइंड मतलब अब बिल्कुल ऊब गया, पढ़ने में लायक नहीं है, तो आप खेल के आ जाओ, कोई गाना सुन लो। और इसके अलावा भी यदि आपको लगता है यार पढ़ना भी है और माइंड भी उठ गया तो आप एक ट्यूशन बैंक साथ में रखो। ट्यूशन बैंक में जैसे ही आप उठ जाओ तो एक बार ट्यूशन बैंक मिला दो। ट्यूशन बैंक मिलाने से 100% है कि आपका दिमाग थोड़ा स्थिर हो जाएगा, क्योंकि ट्यूशन में आप एक बार डूब जाओगे तो यार ये कहाँ लिखा था, मैंने वहाँ पढ़ा था, वापस आपको किताब खोलने का मन करेगा। इसके अलावा आप रूटीन में लगातार तैयारी करते रहो। ऐसे नहीं कि 2 दिन मेहमान में गए और 2 दिन वापस आके तैयारी करूँगा, और आज नहीं कि सोमवार से मैं सुबह जल्दी उठ के करूँगा, ऐसे मतलब आगे प्लानिंग मत बनाओ। लगातार रेगुलर तैयारी करते रहो, भगवान करेगा आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। भर्ती कैसे आएगी, क्यों आएगी, कहाँ आएगी, कब आएगी, ये सब सरकार का विषय है। इसी के साथ सभी को मेरी शुभकामनाएं। राम राम।